अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात की, जहां बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी होती नजर आ रही है। जहां गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और बीते 2 बार से यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया और इस बार भी बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाना चाहती है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजकोट में कुछ ऐसा घट रहा है जो बीजेपी के विजय रथ में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर राजपूत समाज ने राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात में राजपूत गुस्से में क्यों हैं? क्या राजकोट में लगेगी बीजेपी को चोट? रूपाला के बयान ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन? करीब 25 दिन पहले पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये बयान मीडिया में आते ही राजपूत समाज ने पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। राजपूत समाज ने बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 19 अप्रैल तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार को नहीं दिया गया तो वो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और बीजेपी को वोट नहीं देंगे। હવે તો રૂપાલા ભાઈ ને એમ થાતું હશે કે હું કોના આઠ ફેરે ચડી ગયો। હવે થાય શું? ગોબા તો ઉપડવાના બાકી છે ભાઈ। શાસ્ત્રત્વ જાળવી રાખજો ભાઈઓ। હિન્દુત્વ નું જે લોહી છે ને એ તો આપણામાં છે જ, પણ નથી કહેવાત કે વિનાશ કાળે વિપરીત बुद्धि। आ पशु भाई आ शू बोली गया? हवे एम थातुं हशे के आ नो बोल्यो तो सारू हतुं। क्षत्राणीओ जो वटे चढ़े ने तो मरे अने का मारे। गुजरात से शुरू हुआ ये विवाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा तक पहुंच चुका है और जगह जगह राजपूत समाज के लोग पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपूत समाज के गुस्से की वजह है राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का वो बयान जो उन्होंने 22 मार्च को वाल्मीकि समाज की एक सभा में दिया था। महाराजाओ एमणे रोटी बेटी ना व्यवहार किया, पण मारा रूखी समाजे न तो धर्म बदल्यो न तो व्यवहार कियो। जैसे ही पुरुषोत्तम रूपाला का बयान मीडिया में आया वैसे ही राजपूत समाज का गुस्सा भड़क उठा। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। मौके की नजाकत को समझते हुए पुरुषोत्तम रूपाला ने तुरंत ही सफाई दी और अपने बयान के लिए राजपूत समाज से माफी मांगी। जे बात करतो हतो एमा मारो आशय मात्र विधर्मीओ द्वारा आपणी संस्कृति उपर अने आपणा देश उपर थयेला जुल्मोनुं निरूपण करवानो हतो। सहज पण राजवी परिवार के क्षत्रियोने नीचा देखाड़वानो मारो कोई आशय के इरादो त्यारे नहोतो, अत्यारे न होय अने भविष्यमां पण न होई शके। तेम छतां आ मारा विडियो थकी के मारा आ प्रवचनना उल्लेख थकी कोईपणनी लागणी दुभाई होय तो हूँ दिलगिरी व्यक्त करूँ छूं, दिलथी माफी मांगू छूं। लेकिन राजपूत समाज का गुस्सा माफीनामे के बाद भी शांत नहीं हुआ। राजपूत समाज के नेता चाहते हैं कि बीजेपी पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी रद्द करे और राजकोट से किसी दूसरे नेता को टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। इस बीच मौका देख कांग्रेस ने परेश धड़ानी को राजकोट से अपना उम्मीदवार बनाया है। धड़ानी और रूपाला की टक्कर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि 2002 के विधानसभा चुनाव में परेश धड़ानी पुरुषोत्तम रूपाला को हरा चुके हैं। उस चुनावी हार के बाद रूपाला पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रूपाला कड़वा पाटीदार हैं,
जबकि धनानी लेउआ पाटीदार है और राजकोट में लेउआ पाटीदार की संख्या अधिक है। ऐसे में राजपूत समाज के विरोध के बीच धनानी की चुनौती रूपाला के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपने कई बार ये डायलॉग तो सुना ही होगा, बेटियां बेटों से कम है क्या? ये मशहूर डायलॉग फिल्म दंगल का है। लेकिन इस डायलॉग को बिहार में लालू यादव की बेटियां सच करके दिखा रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू यादव की बेटी रोहिणी और मीसा भारती का जो अंदाज है वो दबंग स्टाइल आमतौर पर महिलाओं में कम ही देखने को मिलता है। लालू की बेटी का दबंग स्टाइल। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे। बीजेपी को दबंग अंदाज में दी चुनौती। लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। कहा पहले हमसे मुकाबला करो। अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, फिर पापा से मुकाबले की सोचना। फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। ये जवाब है उन तमाम लोगों को जो ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में कुछ नहीं बचा है और बिहार की 40 सीटें बीजेपी आसानी से जीत लेगी। लेकिन लालू यादव की बेटियों ने बता दिया है कि सत्ता की ये जंग आसान नहीं रहने वाली, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। एनडीए के लोग ये जानना चाहते हैं कि लालू जी क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं। जब लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं। जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। हाँ, वो लोग बस खाली मौका चाहिए, फिर से शुरू हो जाएगा। देखिए प्रचार में अभी पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। विरोधी दलों ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से उन्हें इतनी टक्कर मिलेगी। लेकिन ये चुनौती सिर्फ यही खत्म नहीं होती, क्योंकि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के तेवर तो और भी तल्ख है और वो बीजेपी नेताओं को जेल में डालने का दम भर रही है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती का ये बयान 7 अप्रैल का है और वो पीएम मोदी को जेल भेजने वाली धमकी पर बाद में माफी भी मांग चुकी है। लेकिन लालू यादव की दोनों बेटियां चुनाव में जो दमखम दिखा रही है, उससे सत्ता दल के दिग्गज नेता भी परेशान हैं। खुद बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बांका में चुनावी रैली के दौरान इस बात पर चिंता जताई थी। कहते हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा? अब लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस पर चिंता जताई है। साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि मोदी जी को गाली देकर ये लोग अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटियां दबंग स्टाइल में नजर आ रही हैं, वहीं मीसा भारती के चुनाव लड़ने से बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर इस बार भी लड़ाई बेहद दिलचस्प रहने वाली है। इस सीट पर तीसरी बार चाचा और भतीजी आमने सामने जो हैं। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है और उनकी टक्कर 2 बार के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव से है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का कब्जा है। लालू की बेटी मीसा के लिए इस बार भी पाटलिपुत्र की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार भी उनका मुकाबला चाचा रामकृपाल यादव से ही है। मगध साम्राज्य की राजधानी रही पाटलिपुत्र आज भले ही पटना के नाम से जानी जाती हो,
लेकिन यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र आज भी पाटलिपुत्र के नाम से है। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर हमेशा से बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी टक्कर होती रही है और इस बार भी यहाँ दोनों पार्टियों में कड़े मुकाबले की उम्मीद है। एक तरफ जहाँ बीजेपी ने इस सीट से पिछली 2 बार से सांसद रहे रामकृपाल यादव पर फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। पाटलिपुत्र सीट पर चाचा और भतीजा की ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है, क्योंकि 2014 के चुनाव में लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को यहां से चुनाव मैदान में उतारा था। लालू के फैसले से रामकृपाल यादव बागी हो गए। उन्होंने न केवल बीजेपी के टिकट पर मीसा के खिलाफ चुनाव लड़ा, बल्कि मीसा को पटकनी भी दी। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट यादव बाहुल्य लोकसभा सीट है और यहाँ पर 2 यादवों के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक तरफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती यहाँ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, तो दूसरी तरफ 2 बार से सांसद रामकृपाल यादव भी हैं। और ऐसे में यादवों के इस संघर्ष ने पाटलिपुत्र सीट के चुनाव को रोचक बना दिया है। मीसा भारती इस बार चाचा रामकृपाल को हराने के लिए पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान और रोड शो कर खूब मेहनत कर रही हैं। रोड शो के दौरान मीसा जिधर से गुजरती हैं, वहां सड़कें जाम हो रही हैं। उनके कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मिल रहे भारी जन समर्थन से उत्साहित मीसा भारती अपने विरोधियों पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। 2 बार इस क्षेत्र के सांसद महोदय को यहाँ मौका मिला और उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है। अब मुद्दा विहीन चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग। हर बार मोदी के बैतरनी से पार होना चाहते हैं। देखिए, यही कह रही हूँ कि मोदी जी तो आएंगे नहीं क्षेत्र में कोई काम करने, यहाँ तो सांसद महोदय को ही रहना पड़ेगा। और इस बार देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि 2024 में प्रधानमंत्री जी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। मीसा भारती चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और रामकृपाल यादव पर भी हमला बोलती नजर आई, तो चाचा रामकृपाल यादव भी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने आरजेडी पर पलटवार किया। भ्रष्टाचारी लोग हैं, जेल में गए हैं, जेल में जाने वाले लोग हैं, उनका जो ये गठबंधन है, जिसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इलाके की जनता इनके बारे में क्या सोचती है, ये भी जान लेते हैं। जी, लालू परिवार से है। 2 बार वो सीट थोड़ा बहुत वोटिंग से पीछे रह गई है। इस बार लगता है कि चांस उनका बन रहा है। बदलाव होगा, नेसेसरी मीसा भारती की जीत होगी। इस बार पिछली बार की तरह माननीय यहाँ के जो अभी वर्तमान सांसद हैं रामकृपाल जी, फिर से वो बहुमत वोट से जीतने जा रहे हैं। देखिए, मीसा भारती हर समय चुनाव लड़ती हैं और जो कहा जाता है ना बरसाती मेढक, तो बरसाती मेढक की तरह चुनाव में आती हैं और कूदती उछलती हैं और फिर अपने जगह पे चली जाती हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को यादवों का गढ़ माना जाता है। हालांकि यहाँ भूमिहार, राजपूत और मुस्लिम समुदाय की भी अच्छी खासी भागीदारी है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में यादवों की आबादी 24% है, जबकि भूमिहार 10%, मुस्लिम 8% और 6% पासवान वोट हैं। वहीं राजपूत मतदाताओं का प्रतिशत 4 है। पाटलिपुत्र में 5% रविदास और 2% ब्राह्मण वोटर हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर 1 जून के 7वें चरण में चुनाव होना है। मतदान से पहले मीसा भारती और रामकृपाल यादव दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन पाटलिपुत्र की जनता इस बार किसे अपना सांसद चुनेगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। अगर आपका बच्चा भी 6ठी, 9वीं या 11वीं क्लास का स्टूडेंट है, तो फिर आपके लिए एक बड़ी खबर है। सीबीएसई मौजूदा शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 से स्कूलों में क्रेडिट सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके तहत 6ठी, 9वीं और 11वीं तक हर कक्षा में पढ़ाई पूरी करने या सीखने में कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर स्टूडेंट्स को 40 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। क्या होता है क्रेडिट पॉइंट और इससे आपके बच्चे को क्या फायदा मिलेगा, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब स्कूलों में पहली बार क्रेडिट सिस्टम लागू होने जा रहा है। अब स्टूडेंट्स की पढ़ाई के घंटों को क्रेडिट में बदला जाएगा।
दरअसल सीबीएसई मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से क्लास 6ठी, 9वीं और 11वीं के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। सीबीएसई ने स्कूलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसी सेशन में क्रेडिट सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। दरअसल अभी एक एकेडमिक ईयर में 1200 नेशनल लर्निंग आवर्स होते हैं, यानी बच्चे एक साल में करीब 1200 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब यही लर्निंग आवर्स छात्रों की अटेंड की हुई क्लासेस के अनुसार उनके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जुड़ जाएंगे। ये क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर मिलेंगे और ये मार्कशीट में अंक या ग्रेड के सामने दर्ज होंगे। यही नहीं, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज जैसे खेलकूद, डांस, म्यूजिक, एक्स्ट्रा क्लासेस समेत अन्य गतिविधियों के भी नंबर मिलेंगे। स्टूडेंट की हर एक्टिविटी पर उन्हें क्रेडिट यानी नंबर दिया जाएगा। स्कूल्स अब क्रेडिट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्रेडिट सिस्टम का एक जो विजन है वो बहुत अलग है कि वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी अब वो करिकुलर एक्टिविटीज़ बन के सामने आएंगी। वो रिपोर्ट कार्ड भी शायद आपको दिखाते हुए नजर आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि छात्रों को क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे कैसे? क्लास में पढ़ाई के कम से कम 1200 घंटे पूरे करने पर छात्रों को 40 क्रेडिट अंक मिलेंगे। यानी अब एक साल में स्टूडेंट्स को क्लास में 1200 घंटे की उपस्थिति पूरी करनी होगी। इस समय के दौरान स्कूल को एकेडमिक और नॉन एकेडमिक शिक्षा देनी होगी। इस सिस्टम के तहत 9वीं में साल भर में 1050 घंटे की पढ़ाई करने पर छात्रों को 40 से 54 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। ये क्रेडिट सभी 5 विषयों में परीक्षा पास करने पर ही मिलेंगे। इसके लिए साल भर में एक क्लास में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। या आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल क्योंकि फर्स्टली ये हेल्प करेगा एक्सपोजर देने में बच्चों को, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सेकेंडली इट्स बेसिकली पेरेंट्स को भी एक पुश मिलेगा कि वो बच्चों को इंकरेज करे टू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर बिकॉज दिस विल मेनली ऐड टू देयर करिकुलर मेन करिकुलर्स नाउ। बहुत बेनिफिट्स होंगे। जैसे मैंने 4 ईयर डिग्री किया है डांस में 9 तक, पर 10 से मेरे बोर्ड्स थे तो मुझे छोड़नी पड़ गई। अभी तक मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ, मेरी डांस का वो डिग्री अधूरा रह गया। पर अब क्योंकि वो डांस का जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो भी ऐड होगा तो बहुत बेनिफिशियल है। क्रेडिट सिस्टम से फायदा ये होगा कि छात्रों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के भी नंबर मिलेंगे। साथ ही क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए किसी भी शिक्षा पद्धति में दाखिला पाना आसान हो जाएगा। इसके जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है बहुत अच्छा चीज़ है कि इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक आप अपने क्रेडिट्स को स्टोर कर सकते हो, इसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। क्रेडिट सिस्टम विकसित देशों की शिक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि पढ़ाई या सीखने के दौरान छात्र के पास कितना वर्कलोड था, भले ही उसने कोई भी एकेडमिक विषय पढ़ा हो, किसी स्किल पर काम किया हो या फिर नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में शामिल हुआ हो। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे ईरान इजरायल युद्ध की, जहां एक के बाद एक ईरान ने इजरायल पर 300 ड्रोन हमले किए। ईरान रात के अंधेरे में इजरायल पर हमले कर रहा था। इजरायल के लिए कुछ भी समझ पाना इतना आसान नहीं था अगर 2 मुस्लिम देश उसकी मदद के लिए नहीं आते। कौन है ये मुस्लिम देश? कैसे इन देशों ने ईरान के मंसूबों पर पानी फेरा? कैसे इन्होंने इजरायल को इन हमलों में मदद पहुंचाई? देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट में। इजराइल पर रात के अंधेरे में हुए हमले को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। पूरी दुनिया में अब इसकी खुलकर चर्चा हो रही है। इजराइल के पीएम गुस्से की आग में चल रहे हैं तो ईरान अपनी इस हरकत पर जश्न मना रहा है। इजराइल की सेना करीब 7 महीने से गाजा के मैदान में भी युद्ध लड़ रही है। मुस्लिम देशों की आंख की किरकिरी बन चुके इजराइल को शायद ही कोई मुस्लिम देश साथ देने की सोचता हो, लेकिन जिस तरह का हमला ईरान ने इजराइल पर बोला है उसके बाद अब मुस्लिम देश दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हमले का मुस्लिम देश समर्थन कर रहे हैं तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिन्होंने ईरान के हमले की निंदा की है। इनमें सबसे बड़ा और पहला नाम है जॉर्डन का और दूसरा सऊदी अरब। खबरों के मुताबिक जॉर्डन ने जो इजराइल के हमले के वक्त मिसाइलें न केवल तैनात की बल्कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आप ये तस्वीर देखिए कैसे यहाँ आसमान में उड़ती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। लोग घबराए हुए हैं। दावा किया गया है
कि ये वीडियो जॉर्डन की राजधानी अम्मान के पास तैयार किया गया है। जॉर्डन ने कबूल किया कि उसने ईरान के कई ड्रोन हमलों को नाकाम भी किया है। مسيرة أو صاروخ يخترق الأجواء الأردنية نتصدى له لنحول دون أن يسبب ضررا بالأردن وتهديدا للأردنيين، وحدث في السابق أن سقطت صواريخ الأردن وسقطت مسيرات الأردن، وهذه سياسة ثابتة. كل ما يشكل خطرا على الأردن نتصدى له. माना जा रहा है कि ईरान के हमलों की जहां सऊदी अरब ने निंदा भी की, वहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की मदद भी की है। यही वजह है कि इजरायली दावों के मुताबिक 300 हवाई हमलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। करीब 99% हमले नाकाम किए गए थे। 170 ड्रोन को घुसने से पहले ही मार गिराया गया। 120 बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। 30 क्रूज मिसाइलों में से कोई भी इजराइल की जमीन तक नहीं पहुँच पाया। इजराइल की मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के जेट विमानों ने उत्तरी और मध्य जॉर्डन से होकर इजराइल की ओर आने वाले दर्जनों ड्रोन को मार गिराया था, जबकि इससे पहले गाजा युद्ध के दौरान जॉर्डन इजराइल के खिलाफ खड़ा रहा। जानकार मानते हैं कि अब स्थिति बदली हुई है। आज दुनिया भर में लगभग 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। कोई भी एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें तमाम मुस्लिम देशों का रुख एक जैसा हो। वो अपने हितों को निगाह में काम करते हैं। इधर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में युद्ध के खतरों को रोकने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतने की अपील की है। वैसे साल 2023 में सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध सुधरने की खबर आई थी, पर हकीकत में ये दोनों देश एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। गाजा युद्ध के बाद भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी, जब मुस्लिम देशों की दुनिया में दूरी बढ़ती गई। अरब देश जहां पहले इजराइल के सख्त खिलाफ होकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, अब उनके रुख में बदलाव आया है। हालत यह है कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में पेश किए गए एक प्रस्ताव को पास होने से रोक देने की खबर आई। सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए थे। साफ है, मुस्लिम देश भी कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। दूसरी ओर कई ऐसी वजह भी है जो ईरान हमले पर मुस्लिम देशों को बांट रही है। इनमें तीसरे विश्व युद्ध का खतरा सबसे बड़ा है, तो दुनिया में एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता भी। इजराइल की सैन्य क्षमता और आधुनिक हथियार भी इसकी एक बड़ी वजह है, जबकि अमेरिका का दबाव भी माना जा रहा है। बहुत सारे देश हैं जिनका वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बड़े क्लोज रिलेशन है, खास करके इब्राहिम अकॉर्ड के बाद। वो नहीं चाहते किसी भी हालत में एक पक्ष का साथ देने के लिए, जिससे उनको भारी नुकसान हो सके। खास बात यह भी है कि मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल अकेला नहीं है। उसके पक्ष में अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश भी हैं, जो समय समय पर उस पर मंडराते संकट से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।